सर ये जो संघ वाली बात है, लेकिन हरियाणा में भी हमने सुना और इस बार महाराष्ट्र में भी हमने सुना, एक संघ का जुड़ जाना क्या लोकसभा और विधानसभा में इतना अंतर क्रिएट कर सकता है? नहीं, जो आदर्श ने बात कही उस एक शब्द पर ध्यान दीजिए। संघ ऑर्गेनिक ढंग से काम करता है। संघ ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है, ये इवेंट हो रहा है तो उसके लिए आई, इवेंट खत्म हुआ चली गई। संघ हर समय समाज में मौजूद रहता है। पॉलिटिकल उसकी एक्टिविटी जो है वो चुनाव और चुनाव के को लेकर जो माहौल है प्रदेश में, देश में, मोहल्ले में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके हिसाब से बदलता है। और संघ एकमात्र संगठन है, बीजेपी के पास भी वो ताकत नहीं है, जो वोटर को घर से निकालकर बूथ तक ले जा सकता है। जब ये काम संघ नहीं करता है, थोड़ा सा भी अरुचि हो जाती है या आप कहें कि मन विरक्त हो जाता है, किसी बात से दुखी हो जाता है या फिर संवादहीनता हो जाती है, तब उसका असर दिखाई देता है। तो इस चुनाव में, हरियाणा में भी और खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र का जो वर्डिक्ट है, देखिए हर चुनाव में हार जीत के बहुत से कारण होते हैं, बहुत से मुद्दे होते हैं, किसी एक मुद्दे पर न जीता जाता है चुनाव, न हारा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र का जो वर्डिक्ट है वो जातीय अस्मिता की राजनीति पर हिंदुत्व की अस्मिता की जीत है। ये बात बीजेपी और संघ, आप बीजेपी के नेताओं के भाषण देखिए, आप याद कीजिए आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले कब इस तरह से बोलते हुए सुना था भाजपा के नेताओं को। और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, देवेंद्र फडणवीस को ही 5 साल पहले क्या इस तरह से बोलते हुए सुना था आपने? तो वो इसलिए नहीं बोल रहे थे कि पार्टी ने उनको निर्देश दिया कि ये बोलो। मैं ये पूछने वाला था। हाँ, उनको फीडबैक मिला, ये लोग सुनना चाहते हैं। तो जो नेता के लिए ये बहुत जरूरी होता है जानना कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। नहीं तो फिर आज लोकसभा चुनाव में जो जाति का कार्ड चल गया या आरक्षण वाला कार्ड चल गया, उसके बाद अचानक से हिंदुत्व के लिए पिच कैसे मुफीद हो गई? कई चीजों से। एक तो जो बांग्लादेश में घटना हुई, मतलब किसी भी नारे के लिए, किसी मुद्दे के चलने के लिए एक तात्कालिक संदर्भ की जरूरत होती है। तो तात्कालिक संदर्भ मिला बांग्लादेश, और उसी के साथ उसी दौरान देश भर में त्योहार का मौसम था, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे रामलीला हो, या फिर जो है दूसरे त्यौहार हो, रामनवमी हो। इन त्योहारों पर जिस तरह से हमले हुए, उसने एक संदर्भ दिया और लोग इस बारे में सुनने को तैयार हो गए। ऐसे में नारा आया, बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये लोगों को लगा कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक कही जा रही है, ये हमारे अस्तित्व के लिए कही जा रही है। ये इस बात के लिए नहीं है कि टमाटर 2 रुपए महंगा है कि सस्ता है, वो महंगा सस्ता तो होता रहेगा। अगेन सर, इसी बात पर फिर ये काम तो लीडरशिप का है ना, या लीडरशिप ने अपने आसपास जो तंत्र विकसित किया है फीडबैक का, वो उसको बताए कि आप इस वक्त माहौल ये है जमीन के ऊपर। भाई लीडर को कन्विंस होना भी तो जरूरी है। मैं वही कह रहा हूं। हाँ, तो मतलब अब आप देखिए, ये फीडबैक मिला, सबको मिला होगा। हम केवल महायुति की बात कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने माना, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस ने तो माना ही, लेकिन अजीत पवार ने नहीं माना। तो वो कन्विंस नहीं थे इससे। तो इसी तरह से बीजेपी, आप फिर हम लौट के आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर। देवेंद्र फडणवीस 2014 में जब मुख्यमंत्री बने तो वो एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उस रास्ते पर जा रहे थे। आज की उनकी पॉलिटिक्स जो है, और खासतौर से मैं कहूंगा लोकसभा चुनाव के बाद की पॉलिटिक्स, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनको समझ में आ गया कि क्या चलेगा, क्या लोग चाहते हैं, एग्जैक्टली किससे हमको फायदा होगा। और ये समझने में दूसरा विपक्ष जो था, ये बात केवल पार्टी के हित की नहीं है। ये कन्विक्शन आता है जब आपको लगता है कि समाज का, देश का हित इसमें है। वो कन्विक्शन जब आ जाता है, तब आपकी आवाज, आपका बोलने का अंदाज, ये सब बदल जाता है।